अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह सैटरडे संडे मेरा शो देखते रहें और उसे पसंद करते रहें, क्योंकि जब आप मेरा शो देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, तारीफ़ की अगर बात करूँ तो तारीफ़ कर दिया करें, मेरी नहीं, अपने घर में जो आपकी फैमिली है, मतलब जो आपकी औरतें हैं, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बीवी हो, जो भी हो, अगर वो आपके लिए खाना बना रही है या आपके लिए कोई काम कर रही है तो प्लीज़ उसकी तारीफ़ ज़रूर करें, क्योंकि औरत इतनी मासूम होती है। अब लोग बोलेंगे कि ये अपने आप को कह रही है, वाकई औरत इतनी मासूम होती है कि वो सारा दिन काम करने के बाद एक छोटी सी तारीफ़ के दो अल्फाज सुन के वो खुश हो जाती है और सारा दिन की जो थकावट होती है ना, वो उसकी ख़त्म हो जाती है। तो मर्द हज़रात को मैं एक टिप देना चाहूँगी, अगर अच्छी लाइफ आप गुजारना चाहते हैं तो औरत की हर एक दो दिन बाद तारीफ़ कर दिया करें, बस तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये उन लोगों के लिए मैंने बात की है जो लोग फैमिली मैरिड हैं या बेटी या अपनी वालदा की या अपनी बीवी की तारीफ़ करें, पर जो लोग ऐसे ही आपकी तारीफ़ करते हैं ना, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, या अब हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फेसबुक, इंस्टा और यहाँ वहाँ, और काफ़ी लोग हमें मिल जाते हैं, वो लाट की सूरत में उतरते हैं जो हमारी फजूल में तारीफ़ कर रहे थे, जो क्वालिटी हम में नहीं होती, और वो सुन के औरत जो है ना मासूम, मैंने आपसे कहा है ना, वाकई मासूम होती है। दो प्यार के और दो अल्फाज अगर वो तारीफ़ के सुनती है तो वो बेवकूफ़ बन जाती है। नाराज़ ना होइएगा, मैं खुद एक औरत हूँ इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो कहते हैं ना महरम, जो आपका रिश्ता है, जिसे अल्लाह ने आपके लिए बनाया, अगर वो आपकी तारीफ़ करता है उससे खुश हो। बाकी ये जो फजूल लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं तो बिल्कुल खुश ना हो, क्योंकि ये बेवकूफ़ बना रहे होते हैं लोग आपको। ठीक है जी, साथ साथ और भी मज़े मज़े की सारी बातें होंगी। अच्छा, आज मैंने सोचा कि आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है, आज इस दिन को बड़ा खूबसूरत बना दें। अच्छा, मैं ज़्यादा मुझे इस चीज़ का तब पता चला जब कोरोना लॉकडाउन आया, तो मैंने देखा लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, कुछ लोग बेरोज़गार हो गए, कुछ लोगों का घर चला गया, कुछ लोग रेंट नहीं दे सके, वो कहाँ रहें, वो कहाँ से खाएं, वो खाने कहाँ से खाएं। मतलब अब अगर एक इंसान है वो ज़िंदा और उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करनी है तो उसने खाना भी खाना है, उसे एक छत भी चाहिए जहाँ उसने रहना है। कुछ बच्चियां ऐसी भी थी कि जिनकी शादी होनी थी, उनके बाप की या भाई की जॉब छूट गई, उनका असर बड़ा पड़ा उन पे कि जहेज़ किस तरह से दिया जाए। मतलब बहुत सारी मैंने मुश्किलात देखी अपनी आंखों से। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा शो करें जिसमें आपको ये पता चल जाए कि इस तरह के भी अच्छे इदारे हमारे पाकिस्तान में हैं जो आपकी इस तरह से मदद करते हैं कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपका साथ देते हैं, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपका साथ देते हैं, अगर आप अल्लाह ना करे बेघर हैं तो वो आपको छत देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, अगर आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही तो वो शादी भी करवाते हैं, वो जहेज़ भी देते हैं। मतलब लाइफ के जितने भी मुश्किल मराहल हैं वो उसमें आपका साथ देते हैं। तो अब मैंने सोचा आज ऐसे गेस्ट हम बुलाएंगे कि आप भी खुश हो जाए कि वाकई इस शो को देखने का कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा ज़रूर मिला है। तो जो लोग अल्लाह ना करे अपनी लाइफ के किसी इस तरह के मसले से गुजर रहे हैं तो आज का हमारा शो ज़रूर देखें, और अगर लाइव कॉल करके हमारे गेस्ट से बात करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करें। अच्छा जी, हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे पहले गेस्ट, उनको मैं अपने शो पे वेलकम करूंगी। वो चेयरमैन हैं जी अल शरीफ फाउंडेशन के, उनका नाम है परवेज़ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक। अच्छा जी, इनके साथ जो हैं उनका नाम है शाहिदा परवेज़, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं इसी इदारे की, और साथ साथ इनकी वाइफ भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, क्योंकि मैंने जैसे ही आके नाम पढ़ा तो मैंने फ़ौरन पूछा आप रिलेशन में? तो मैंने कहा जी बिल्कुल मेरी वाइफ है। तो आज मैं एक पॉजिटिव मैसेज ये भी आपको दूँ कि आप अगर किसी भी इदारे में काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं और आपकी वाइफ इतनी मेहनत कर सकती है और इतना टैलेंट उसके अंदर मौजूद है और आपको पता है कि वो इतनी टैलेंटेड है, तो सबसे पहले मैं आज के शो से आपको ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि औरत पर्दे में भी हर जगह काम कर सकती है। मर्द को उसको सिर्फ ये समझना चाहिए कि उसको अपने साथ अपनी औरत को किस तरह से लेके जाना है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। जो लोग, जिन औरतों में टैलेंट है, उनके मर्द हजरात अगर उनको नहीं चाहते सामने लाना कि नहीं भाई किस तरह से हम करेंगे, लोग क्या बातें करेंगे, तो ये एक ज़िंदा मिसाल है जो हमारे शो पे है, और मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इस इदारे को बनाए हुए कितना अरसा हो चुका है?
हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपने क्वेश्चन किया है जी। 2015 में अल शरीफ फाउंडेशन को हमने रजिस्टर किया था। अप्रैल 2016 में हमने प्रॉपर ऑफिस बना के इसकी ओपनिंग की है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं समझूँ 5 साल हमने अचीव कर चुके हैं और 5 साल में दिन रात हम लगे हुए हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। और अल्लाह के फजल करम से हम इस वक्त तक मुतमिन हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं उस पर अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं और लोगों की उसमें पजीराई भी है, मोहब्बत भी शामिल है और हमें लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और मज़ीद हमें आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है और हम इंशाल्लाह ताला इसको बहुत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि जब ये इस फाउंडेशन का आगाज़ हुआ, जब कहते हैं पहली ईंट रखी गई, तो उस टाइम भी आप साथ थी या बाद में आप इस सिलसिले में आप जुड़ गई कि नहीं अब मुझे भी साथ रहना है और मुझे भी इसके लिए काम करना है क्योंकि ज़रूरत है इस काम को मेरी भी? जी बिल्कुल। मेरी हमारी शादी को 16 साल हो गए माशाल्लाह। और माशाल्लाह से ये इनकी तबीयत में शुरू से ही है। मैं शादी के बाद के यानी कि दूसरे दिन ही आप समझ लें, वलीमा बाद में हुआ था। जब से माशाल्लाह से फैमिलीज़ का काफ़ी आना जाना था, इस तरह के थे, माइंड था हमारा, इनका माइंड था। इन्होंने ज़्यादा यानी कि ट्रेनिंग होती है ना, हाँ। चलते फिरते इन्होंने मुझे समझाते जाना। देखिए वो आपने जो बात की थी, एक मर्द चाहे तो अपनी वाइफ को साथ लेके चल सकता है। और माशाल्लाह से आपकी मुझे बातें बहुत अच्छी लगी। और देखें आज मुझे भी, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ये इन्होंने ही पैदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेडीज़ को देखना है और मसले मसाइल पे बात करनी है, अगर ना करते यानी कि अपनी वाइफ पे ना यकीन करते, बाहर किसी औरतों पे कर लेते, ऐसे ही था ना। किसी को ये हमारा माशरा है, थी। ये हमारा माशरा है और इसी तरह सब कुछ चल रहा है। मगर इन्होंने अपनी वाइफ को ज़्यादा तरजीह दी, अपने साथ इन्होंने मुझे सिखाते गए। ये नहीं कि मैं इसी तरह थी, नहीं भी। ये जो भी है आज इन्हीं की वजह से यूँ सब कुछ, यानी कि इन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया है। इनकी खुशी होती थी और मैं इनकी खुशी को जो देखती थी ना, मैं कहती थी मेरी तरफ से इनको कभी ये चीज़ की शिकायत ना हो कि आपने ये चीज़ गलत कर दी है, इसको क्यों नहीं फॉलो किया आपने। मेरी कोशिश होती थी मैं इनकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब फाउंडेशन का आगाज़ आपने किया, किस तरह से आपने सोचा, क्या जज्बात थे आपके अंदर, या कोई ऐसी चीज़ आपको क्लिक की कि नहीं अब मुझे ये करना है, और ये करते हुए कितनी मुश्किलात आपको आई? स्टूडेंट लाइफ में जैसे 6ठी 7वीं क्लास का स्टूडेंट था, घर में बड़ा था, तो वाले साहब मेरे जो मेरे से बहुत अटैच थे और माशाल्लाह वो भी सोशल वर्कर थे। तो उनका भी ये कहना था कि बेटा या तो आप पाक आर्मी ज्वाइन करना, किसी अच्छे अहदे पे जाना, या आपको ऐसा काम करने की कोशिश करना जिसमें आपका हमारा एक अच्छे लफ्ज़ों में नाम ज़िंदा रहे। तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आनी, कुछ मैंने वो इग्नोर कर देना क्योंकि बचपना था, बचपना लाइफ। तो कुछ अरसे बाद जैसे मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था तो मेरे वाले साहब को फालिज का अटैक हुआ, वो पैरालाइज हो गए, उनकी ज़ुबान बंद हो गई। तो वो तकरीबन 29-30 साल का अरसा उन्होंने बीमारी की हालत में गुजारा। तो जो कि हम उसका पैरालाइज देखते हुए उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, मेडिसिन भी चल रही थी, और जो कि वो उस वक्त जो बहरान हम पे आया वो एक अजीब किस्म का बहरान था कि बिल्कुल जो हमारे खेलने कूदने का टाइम था वो हमारे वाला साहब पैरालाइज हो गए, चारबे पे आ गए, सारी जिम्मेदारियाँ हम पे आन पड़ी। तो फिर हमने हालात का मुकाबला करने सीखा, फिर आस्ता आस्ता मेहनत की, फिर मैंने साथ जॉब को ज्वाइन किया, जॉब के साथ साथ अपना एजुकेशन ज्वाइन की और उसके साथ साथ फैमिली को साथ लेके चलता रहा। तो उसके साथ जब मेरी सोच थी कराची आने के बाद कि मैं कुछ ऐसा मामला करूं कि आगे बढ़ने की सलाहियत हम में पैदा हो, लेकिन जो भी हम प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की कोशिश करते थे तो हमें वो जो मेरी सोच थी वो हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। इवन मैंने अपना अल शरीफ फाउंडेशन बनाने से पहले को 8-10 अदारे ज्वाइन किए और हार्ड वर्किंग करने की कोशिश की, वर्किंग की, लेकिन उसमें प्रॉपर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर जो कि वाला साहब की भी बातें मेरे दिमाग में थी कि यार कुछ करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो ज़िंदा मिसाल बने। तो फिर वाला साहब जो पैरालाइज थे उनका वो 28-30 साल चारपाई पे पड़े रहना वो भी मेरे सामने में था। कठिन मराहल थे कि जिनका कोई नहीं है, जैसे हमारी मिसाल एक किस्म की छत थी वो ज़मीन पे आन गिरी, या हमारे वाला साहब थे पैरालाइज होकर चारपाई पे आ गए। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका कोई नहीं होगा। तो हम क्यों ना कि ऐसा एक काम करें कि एक रफ़ाई अदारा कायम करें। फिर उनका नाम रखने की बात आई तो फिर मैंने कहा जिस साहब ने, जिनको हमने फॉलो किया अपने वाला साहब को, तो हम उन्हीं के नाम से अदारे को ज्वाइन करेंगे। तो उन्हीं के नाम से फिर अल शरीफ फाउंडेशन हमने 2015 में रजिस्टर्ड किया।
तमाम इसके लीगल कवानीन जो हैं पूरे किए, और उसके बाद हमने इसको अप्रैल 2016 में इसके प्रॉपर ऑफिस की ओपनिंग की। और अल्लाह के फजल करम से 5 साल हो गए हैं, और अल्लाह के फजल करम से इस वक्त तक हम अपने काम से मुतमिन हैं, क्योंकि हमारा ठीक काम इस वक्त, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि आप जो ये इदारा आपका है, फाउंडेशन है आपकी, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? मतलब आप एक तो बच्चियों की शादियों में भी उनका साथ देते हैं, उनको जहेज़ देना और बाकी सारी चीज़ें करना, उसके अलावा दस्तरखान भी है, एम्बुलेंस की भी सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज आप देखें जी, अल शरीफ लोगों को का दे जो रहे हैं? मिशन है ना, जी। बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक के तमाम शोबाजात शामिल हैं। हाँ। और जो हमारा स्लोगन है, इंसान दोस्त खुशहाल मुआशरा, हाँ। और जो हमारी तरजीहात हैं, वो सेहत, तालीम, खुद मुख्तारी, तो हम इस फॉलो पे काम करते हैं। और हमारी सोच ये है कि आपस में इंसानों के अंदर मफाहमत होनी चाहिए, भाईबंदी होनी चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए। और आम घरों में अक्सर लड़ाइयाँ मैं समझता हूँ पैसे की वजह से होती हैं। तो जो बंदा बेरोज़गार है वो हमसे रब्ता करे, या तो हम उसे मिनी रोज़गार अपनी अमाउंट अपनी अल शरीफ फाउंडेशन के बजट से करवा के देंगे। अगर उससे नहीं करवाते तो हम कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर श्योरिटी गारंटी के साथ देंगे, ताकि वो उसका जो रोज़गार ज़िंदगी का पहिया वो रुके नहीं, चलता जाने। जैसे वो चलेगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत से बुराइयों से भी बचेगा, घर के जो लड़ाई झगड़े वो भी ख़त्म होंगे, और इंशाल्लाह उसकी लाइफ में बेहतरी आएगी। और सेहत के हवाले से, मेडिकल के हवाले से हमारी आँखों के आई कैंप हर एरियाज़ में लगे होते हैं। अभी इस चैनल के तरफ से भी हमें जहाँ से भी कॉल मिलती है, इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी, कैंप लगाएगी। उसमें अच्छा अमेरिकन लेंस जो है हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद 2-3 दिन का फॉलोअप फ्री फ्राहम करते हैं। तलीम के हवाले से हमारे ASF स्कूल के नाम से स्कूल हमने बनाया हुआ है, वो चल रहा है। और उसके अलावा IT लैब्स हमारी काम कर रही हैं। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ुद मुख्तारी का मतलब यही है कि हम बंदे को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश करते हैं, स्किल्ड प्रोग्राम के तहत, IT ट्रेनिंग के तहत, या ड्राइविंग सिखा के, या वेल्डर बना के, या कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि उसे कोई ट्रेनिंग दे दी जाए, उसमें खुद मुख्तारी पैदा हो, वो दुनिया के आगे हाथ फैलाना ना सीखे, बल्कि अपनी वर्किंग करे, वर्किंग करके अपनी फैमिली को लेके चला सके। तो ये हमारी सोच है। और इसमें एम्बुलेंस है हमारी, अल्लाह के फजल करम से अल शरीफ एम्बुलेंस, क्योंकि अल शरीफ फाउंडेशन एक अदारा है, उसके अंडर जो है 40 शोबाजात काम कर रहे हैं, जिसमें मेन अल शरीफ फाउंडेशन है, जिसकी हेल्पलाइन 1027 है। जैसे हमें कॉल मिलती है रोड एक्सीडेंट के लिए, हमारे रेस्क्यू एहलकार वहाँ पहुँचते हैं, उस एक्सीडेंट को उठाते हैं, जो भी करीबी मुतलका हॉस्पिटल होता है वहाँ से। आपके पास कितनी एम्बुलेंस हैं अभी मौजूद? अल्लाह के फजल करम से कोई 150 के करीब इस वक्त वर्किंग में है। अच्छा। हाँ जी। और कराची से बाहर जो भी डेथ बॉडी या पेशेंट मूव किया जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल शरीफ फाउंडेशन पेश है। कराची से खैबर, कराची से बाहर कहीं भी आपने जाना है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, बट अगर किसी भी सहूलत के साथ आप कहेंगे अल शरीफ गाड़ी आपको मिलेगी। ऑक्सीजन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मेडिकल स्टाफ चाहिए, और अल्लाह के फजल करम से सर्विस हम अच्छी फराहम करने की कोशिश करते हैं। और वो भी मिसाल जो फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं करती, या उस समय तो बहुत लाचार गरीब किस्म के फैमिली लोग हैं, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हम फ्री ऑफ कास्ट उनको सर्विस फराहम करें। और जो अफोर्ड करते हैं उनसे एक अदारे का मखसूस फ़ंड है, वो हम उसे चार्ज करते हैं। और कराची के लिए रोड एक्सीडेंट लोकल सर्विस कहीं भी है हमारी, इस्लामाबाद है, लाहौर है, साहिवाल है, पंजाब है, तो रोड एक्सीडेंट हमारा टोटल फ्री हम उठाने की कोशिश करते हैं, फ्री होता है। तो इसके साथ साथ हमारे एवोकेशन सेंटर जो हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में ये चल रहे हैं। और हमारी सोच है कि ये हमारी एवोकेशन सेंटर, सिलाई सेंटर और IT लैब पाकिस्तान की हर UC लेवल तक हम इसको मुहैया करें। और इसके साथ साथ मैरिज ब्यूरो के हवाले से इज्तिमाई शादियाँ हम अल्लाह के फजल करम से करने जा रहे हैं। उसमें अभी हमें कोई कॉल करता है, प्रॉपर एप्लीकेशन का एक सिस्टम है, वो दे, उसकी इंक्वायरी है। मतलब शादी मतलब रिश्ता हुआ वो तो आप शादी करवाते हैं, या जिन लोगों के रिश्ते नहीं हुए वे लड़की या लड़के के आप रिश्ता भी करवाते हैं? देखिए, एज ए मैच मेकर तो हम 400+ शादियाँ करवा चुके हैं एज ए मैच मेकर। और एज ए इज्तिमाई शादियों के तौर पे भी हमको 100 के करीब बच्चों की शादी कर चुके हैं, जिनको प्रॉपर जहेज़ और तमाम सारा सामान। लेकिन अभी हमने सिस्टम अनाउंस किया है इज्तिमाई शादी, इसमें कम से कम 10-10 जोड़ों की हम शादी कर रहे हैं। और जिनके रिश्ते पहले हुए हैं ऑलरेडी, बच्ची है या बच्चा है दोनों, और 50-50 उनके गेस्ट हैं, और ब्राइडल सूट, दूल्हा सूट, प्रॉपर उनको अच्छा बेडरूम सेट है, और कुछ कैश की इस्लामी है। तो तमाम लोगों का खाना है, अच्छा जो है वो लोन होगा।
इज्तिमाई उनका निकाह है। तो मतलब हम ऐसे ही कोशिश करते हैं जैसे हम अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करने की कोशिश कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। तो इवन ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, हम किसी भी शोबे में पीछे नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, आपसे और भी डिटेल में बात होगी, आपकी मिसेस से भी बात होगी, और काफ़ी सारे सवाल मैंने आपसे भी करने हैं कि जो औरतें आपके पास आती हैं अपने मसाइल लेके, उन मसाइल को आप किस तरह हल करती हैं और ज़्यादातर औरतों के क्या मसाइल होते हैं, हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। पर शो में आपको जैसा कि पता है कि एक चीज़ तो लाजमी है, वो है ब्रेक तो लेनी पड़ती है। तो कहीं ना जाए, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और मैंने बड़े हाथ बांध लिए, पता नहीं क्यों हाथ बांध लिए, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, हाथ बांधने का मकसद ये, मैं सामने ना अपने आप को टीवी पे भी देखती रहती हूँ कि अच्छा मैं हाथ बांध के सही आ रही हूँ, मैं ऐसे सही आ रही हूँ, मेरे बाल ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पता नहीं, लड़कियों को बड़े मसले मसाइल होते हैं, हम लोगों को ये मसाइल है। अब आप देखें कि और भी दुनिया में ऐसी औरतें हैं जिनको बहुत ज़्यादा मसाइल है। हमें ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। पर कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जिनका घर में रहना मुश्किल हो चुका है क्योंकि उनकी फैमिली उनको समझ नहीं सकती है। क्योंकि आज भी हम जिस मुआशरे में रहते हैं, बेटी जो है उसके होने पे पैदाइश पे अगर बुरा ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए, पर मैं सच्चाई ज़रूर बयान करूँगी कि जब बेटी पैदा होती है तो पता नहीं क्यों दुख क्यों होता है। ये बच्चियाँ जो होती हैं ये बड़ा मान होती हैं और बच्चियाँ ही घर बनाती हैं। और अगर ये सब समझ जाएं तो मेरे हाल से कोई बच्ची बेघर ना हो, दारुल अमान ना जाए और इस तरह का सलूक। अच्छा, आज मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी और मैं इधर फिर सवाल की तरफ ज़रूर आऊँगी कि मैं आजकल मैंने रात को जब फेसबुक यूज़ किया तो मैंने एक चीज़ सोची कि कल से मैं फ़ेसबुक यूज़ नहीं करूँगी, मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाऊँगी। उसकी एक बड़ी ज़रूरी एक अहम चीज़ मुझे ये लगी कि जब मैंने हर 1 मिनट के बाद मेरे सामने एक वीडियो आती थी जिस पे औरत को मार पड़ रही है, मर्द उसे मार रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, वो बच्ची रो रही है, चाहे वो कम उम्र है या वो एजेड है या जो भी है, वीडियोज़ बना के आप इस तरह से उसे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। औरत की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, ये कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे, जो घर का अपना फैमिली का बाप भाई अगर अपनी बहन या बेटी को किसी गलती पे मार रहा है तो वो ये वीडियो डाल के वो क्या दिखाना क्या चाह रहा है। अगर हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और हम कहते हैं हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम को समझते हैं और हम औरत को इज़्ज़त नहीं दे रहे और हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो यकीन जाने कि हमसे ज़्यादा गुनहगार इंसान कोई नहीं है। क्योंकि हमें इस्लाम में हर चीज़ समझाई गई है और समझने के बाद अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो हम अल्लाह के गुनहगार हैं। और दूसरी चीज़, मैंने तो सोच लिया कि अब मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं वाकई मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और मुझे बहुत अफसोस हुआ। और फिर मैंने जब अपने घर वालों की तरफ पलट के देखा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इतनी हसीन और ख़ूबसूरत फैमिली दी है जिसमें जो मर्द हजरात मेरी फैमिली में मेरे साथ हैं, वो मेरे किसी भी रिश्ते में हैं, वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं और मेरे हर बात का इतना मान रखते हैं। तो मैं बड़ा फ़ख्र करती हूँ अपनी फ़ैमिली पे। और जिन जिन लड़कियों की ऐसी फ़ैमिली है उनको फ़ख्र करना चाहिए और हमेशा उनकी इज़्ज़त रखनी चाहिए, उनका मान रखना चाहिए, कभी भी उनको शर्मिंदा होने ना दें। औरत तभी औरत होती है जब वो अपने घर वालों की इज़्ज़त रखती है। चलिए जी, इस तरफ आते हैं। अच्छा, ये बताएं, मैं बल्कि आपकी मिसेस की तरफ जाऊँगी, मुझे ये बताएं कि अक्सर आपके पास औरतें भी आती होंगी, जैसे कि औरतें अक्सर ये होता है कि निकल नहीं पाती, वो जिस मुश्किल में होती है वो उस मुश्किल से निकल नहीं पाती, पर जब उसे मौका मिलता है तो वो ज़रूर आप तक पहुंचती होंगी। उनके किस तरह से के मसाइल होते हैं, किस तरह के, और आप उन मसाइल को किस तरह से हल करती हैं? जहाँ तक मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, वेकेशनल के हवाले से मेरे पास बच्चियाँ भी आती हैं, औरतें भी आती हैं। तो इस टाइम काफ़ी बच्चियाँ अपने घर में बैठ के लेडीज़ भी अपना रोज़गार लेके चल रही हैं। और दूसरे फिर उन्हीं के साथ साथ उनकी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस होते रहते हैं, या हमारे पास बच्चियाँ आ जाती हैं। अब जैसे एक हमारे पास, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मिसाल नहीं यानी कि ये प्रैक्टिकल ही है।
वो हमारे पास रात को आ गई, 2-2:30 का टाइम था। अच्छा। और पेरेंट्स उसके नहीं है, एक ही भाई है, मगर वो नशे में लग गया है। अब वो अपने भाई को भी देख रही है और सारा दिन जॉब भी करती है, यहाँ तक के मोहल्ले वालों ने भी उन्हें सुकून से नहीं रहने दिया। फिर एंड वो हमारे पास आ गई। अच्छा। तो जब हमारे पास आई है, फिर सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है, हम भी रहते हैं माशरे में, कानूनी जो कार्रवाई है सबसे पहले तो हम उसको ज़्यादा सबसे पहले देखते हैं। हाँ, क्योंकि वो जरूरी हो वो जाता है, ज़रूरी हो वरना जाता है। आप पे कोई एक्शन ना हो जाए कि बिल्कुल। हाँ ठीक है। उसके साथ साथ फिर मैंने उनको देखना है, उनका हुलिया देखना है, उनको रिलैक्स करना है कि ये परेशान है, किस हालत में है। एकदम तो जाहिर सी बात है वो मेंटली तौर पर रिलैक्स तो नहीं है ना कि वो आएंगी और मेरी हर बात को समझ सकेंगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको समझाना है, उनका हुलिया ठीक करना है, इस तरह करके कई बार इस तरह माएँ भी आ गई हैं। तो अच्छा। वो अपने बेटों से नाराज़ होकर आ गई हैं, बेटों ने नहीं समझा है, बहुत सारी इस तरह की हैं। मगर ये कि अब वो उनका जो सुकून है वो हमारे पास तो आ गई हैं, बेसुकूनी में बेचारी घर से निकली हैं, तो उनका सुकून तो है तो औलाद में ही है ना। क्यों ना औलाद को थोड़ा सा समझा लिया जाए, हो सकता है अल्लाह पाक उनके दिमाग में डाले तो वो अपनी आखिरत को ख़राब ना कर सकें। इस तरह के इश्यूज काफ़ी हैं जो मियाँ बीवी के भी आपस में अच्छी तरीके से गाइड भी करती हैं ताकि उनके मसाइल हल हो जाएं। ठीक है। अगर वो मेरे पास 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि इस काम के लिए लगे हुए हैं कि ओल्ड होम वगैरह, यानी कि हमारी कोशिश है कि हम 1-1.5 साल में इंशाल्लाह कि हम कर लेंगे। और फिर एक वो इस तरह भी मुझे हमें मसला नहीं होता क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी है अल्लाह, यानी कि इंसानियत के नाते अल्लाह की रज़ा के लिए लगे, इंसानियत के नाते हमने कर दी है। तो हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम उनको रख लेते हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कानूनी कार्रवाई के साथ साथ, और उसके साथ साथ फिर ये मसले देखने हैं। वेकेशनल के हवाले से मेरे साथ औरतों का काफ़ी टाइम से उनका मेरा मैच है कि वो मेरे साथ आके आराम से डिस्कस कर लेती हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं ज़रूर आज कहना चाहूँगी, वो ये कहना चाहूँगी कि अक्सर जब बात होती है ओल्ड एज होम पे हम बात होती है तो हम कहते हैं हम मतलब अक्सर सुनते हैं, मैं तो खैर ये बात इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़ा आज मैं ज़रूर एक बात करूँगी जो समझने वालों को समझ आ जाए शायद, कि लोग कहते हैं कि बेटा अपनी माँ को नहीं रख सकता, बेटे ने माँ को निकाल दिया, बेटे ने बाप को निकाल दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, गलती बेटे की नहीं है। अगर हम बेटी को समझा के शादी करके जिस घर में जा रही हो उससे समझा के भेजें, अगर हम अच्छी अपनी बच्चियों की तरबियत करें कि बेटा जिस घर में जा रही हो अपनी सास ससुर को भी अपने माँ बाप समझना, तो यकीन करें कोई बेटा अपनी माँ बाप को नहीं निकालेगा। ये गलती बेटे की नहीं होती है, गलती बेटी की होती है जो हम तरबियत उसकी नहीं करते हैं। आज ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल मसला नहीं होता इस तरह की बात करने में क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि मर्द जो है वो मजबूर हो जाता है। मर्द को अपनी जो उसकी फैमिली उस टाइम पे होती है, बच्चे बीवी, उसको भी देखना होता है, फिर वो फंस जाता है बहुत। तो इसलिए अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करें कि वो जिस घर में भी जा रही हैं उस घर को जोड़ के रखें, बना के रखें, ना कि जाते ही सब लोगों को अलग अलग कर दें। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। दूसरी चीज़ ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एम्बुलेंस की सर्विस भी आपने जैसे कि बताया कि आप शहर में भी, कराची में भी और कराची से बाहर भी देते हैं, और एक्सीडेंट के भी केसेस अगर जिस तरह से होते हैं तो आप मुझे बताएं कि कॉल आपने नंबर बताया था, हो सकता है कि कुछ लोग हमें सुन रहे हो और इस नंबर को ज़रूर नोट करें। अक्सर ये होता है कि जब हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं या फाउंडेशन है जहाँ पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट केस या कुछ भी होता है तो हम कॉल करते हैं और अक्सर नंबर बिजी भी मिल रहे होते हैं क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉल्स, हालांकि नंबर्स काफ़ी होते हैं पर नहीं मिल पाती है। तो आप भी अगर एक बार नंबर बता दें कि हमारे एक टाइम पे एम्बुलेंस जाने से किसी की जान बच सके। जी बिल्कुल, हमारा जो अल शरीफ एम्बुलेंस का हेल्पलाइन है 1027 1027 है, और साथ हम एक एक्स्ट्रा नंबर भी रखा हुआ है 0315 280 1234। अच्छा, 280 280 1234, और दूसरा नंबर है 0300 221 774 0300 221 774। वैसे तो हमारी हेल्पलाइन में एक्टिव होती है लेकिन एहतियातन दूसरे नंबर रखे हुए कि खुदा ना खास्ता किसी ने बिजी हो तो कम से कम किसी इमरजेंसी में हमारी गाड़ी पहुंचे और उसको रेस्क्यू करने की पूरी हम कोशिश करें ताकि किसी की जान बच जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, मैं सोच रही हूँ कि उन चीज़ों पे बात की जाए
जो अब मसाइल बहुत ज़्यादा, जैसे कि लड़कों की आजकल जो यंगस्टर हैं उनकी जॉब का बड़ा मसला है। अगर इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ भी है बच्चे तो उनको जॉब नहीं मिल रही है। मैं बच्चे कह देती तो लोग मुझे पूछते हैं तुम बच्चे क्यों कहती हो, मैं क्या करूँ, मैं बचपन से ही सबको बच्चे कहती हूँ। तो उनके लिए भी मैं ज़रूर इनसे बात करूँगी, जो इन्होंने बहुत अच्छी बात की, इनका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनके पास अगर वो छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि अपनी फाउंडेशन से उनको कारोबार पैसा लगा के छोटा मोटा कारोबार करके दें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उनको जॉब पे लगवा के देते हैं। इसमें आपसे मैं बात करना चाहूँगी जो लोग अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, जो लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, जॉबलेस हैं, वो अपनी प्रोफाइल हमारे मुझे व्हाट्सअप करें या अल शरीफ फाउंडेशन की वेबसाइट है www.alsharif.org, उस पर मेल करें और इंशाल्लाह ताला हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ रिक्वायरमेंट में ये नहीं कि बहुत हाई फाई वो रखें। मिसाल एक वक्त में वो जॉबलेस हैं, अगर मिसाल वो 50,000 सैलरी पे काम करना चाहते हैं, उनको 40 भी मिल रही होती है तो उससे कनात करें। जब उनका पहिया ज़िंदगी का चल जाता है फिर आस्ता आस्ता दीगर जगह पे वो कोशिश करते रहें। तो इस तरह अपने मामलात को थोड़ा सेट करके हमसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह हम फिल फॉर 1 डे 2 डे उनको जॉब दे देंगे। मेल हैं फीमेल है दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी। और दूसरा ये कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं, लेडीज़ ओल्ड हो जाती हैं, तो वो अपना रोज़गार के लिए नौकरी नहीं कर सकती, तो उनके लिए मिनी पैकेजेस रखे हुए हैं रोज़गार के। तो उनमें वोकेशन सेंटर के हवाले से सिलाई है, ब्यूटिशन के हवाले से ब्यूटी पार्लर है, इस तरह के और भी हमारे पास जो है शोबा जात है, कपड़े ऑनलाइन सेल करना है, तो इस तरह हम उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से जेंट्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से आईटी हमारे कोर्सेज हैं, ताकि अच्छा, कोर्सेज भी आप करवाते हैं? आईटी कोर्सेज भी हम करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग का मामला, ट्रेनिंग टेक्निकल जो है उसमें तमाम शोबाजात में हम लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे वो ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं, कंप्यूटर की है, ड्राइविंग की है, प्लम्बरिंग की है, फिटर की है, कोई भी है, तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट में फिल फॉर हम उनको जॉब दे देते हैं। शर्त ये है कि बंदा काम करने वाला हो, मेहनती हो और हार्ड वर्कर हो, मतलब वेला ना हो, वेला ना हो और काम चोर ना। पाकिस्तान के वेले लोग बड़े ने। जी। अच्छा, मैंने आज पंजाबी भी बोल दी है, आज मुझे पीटीवी की याद आ गई तो आज मैंने पंजाबी बोल दी। अच्छा, नहीं वाकई ये चीज़ बोलने का मकसद मैं इसलिए कह रही हूँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो भी फाउंडेशन है, जो भी ट्रस्ट यहाँ पे जो पाकिस्तान में काम कर रही है, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों को फ़ख्र भी करती हूँ और बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती हूँ उनके काम पे। जिस तरह से मैं बाहर जाती हूँ, उनके दस्तरखान लगे हुए होते हैं, कोई भी भूखा पाकिस्तान में नहीं सो सकता और ख़ासकर कराची में तो बिल्कुल नहीं सो सकता। और इनकी ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि इन चीज़ों को हमको पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों का हक है, जो हम जैसे लोग जो काम भी कर सकते हैं, जिनके पास टैलेंट भी है, जिनके हाथ पांव भी सलामत है, जो सेहतमंद तंदुरुस्त भी हैं, पर हम काम छोड़ के हम लोग बस, हमें पता है हमें 3 टाइम तो खाना भी मिल जाएगा और हमें इस तरह की अगर फाउंडेशन है तो वो महीने का हमें राशन भी दे देंगे, तो हमें क्या ज़रूरत है जॉब करने की। पर ये सोचें आप कि आपकी एक चीज़ एक हकदार का हक मार देगी। तो इसलिए वो लोग जो जॉब कर सकते हैं, जिन लोगों में टैलेंट है, और अगर टैलेंट नहीं भी है तो ये बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि आप अगर ड्राइविंग सीखना चाहें, आप आईटी के शोबे में, किसी भी शोबे में आपको ये ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद आपकी जॉब लगवाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे हाल से इस तरह करने से बेहतर है कि आप काम करें और ये इस तरह करना, इसे गलत नेगेटिव वे में ना लेके जाएं। जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए ज़रूर आप करें और उनका हक है और उन पे मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगी। पर जो लोग कर सकते हैं मेहनत, ये उन लोगों के लिए बात है कि खुदारा किसी हकदार का हक ना खाएं। अच्छा जी, ये ट्रेनिंग के बाद आप उन लोगों की जॉब भी लगवा देते हैं, तो इस तरह से कितनी जॉब्स आप लगवा चुके हैं, कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? तादाद जी, क्योंकि अदारा हमें बनाए हुए तो 5 साल हुए हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 2005 से काम कर रहा हूँ और 2005 में मेरी शादी हुई है। इवन हमने उससे पहले से स्टार्ट किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि लंबी चौड़ी प्रोफाइल हज़ारों की तादाद में पहुँच चुकी है इस वक्त। और इसी तरीके से जैसे मैंने 400 प्लस आपको मैच मेकर बताए, इसी तरीके से डिवोर्स के केस हमारे पास बहुत आते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमने जो बिल्कुल डिवोर्स आखिरी किनारे पे उस केस को आपने हैंडल किया और अल्लाह के फजल करम से आज वो दोबारा अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो इस तरह के एक केस नहीं है, 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से केसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ अपने तजर्बे से ज़रूर बताएं, आपने अगर इतने केसेस हैंडल किए हैं तो मुझे ये बताएं कि ये जो डिवोर्स है, तलाक है, जो कि नाम लेते ही मेरा दिल कांप जाता है,
तो ये इसमें आपको क्या मेन एक दो पॉइंट क्या लगे कि क्या वजह होती है कि इस स्टेज तक ये रिश्ता पहुंचता जी है? हमारी बच्चियां जो है ना आजकल उसमें बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो भी गई नहीं। है। जो आपने कहा ना वालिदैन की ट्रेनिंग है, वालिदैन ट्रेनिंग नहीं देते, वो मोबाइल दे के भेजते हैं और कहते हैं बेटा आपको तकलीफ हो फ़ौरन कॉल करना। हाँ। क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, बच्चों को कहते थे कि बेटा आपका मरना जिन्ना उसी घर में, तो बच्चियाँ भी उस घर में दिल लगाने की कोशिश करती थी। इवन किसी भी बात से झगड़ा हुआ, वालदा को फ़ोन कर दिया, उसने भाई को भेजा, भाई ने जाके फ़ौरन अपने बहनोई के गले पड़ गया, मारना शुरू कर दिया। ये सोचना उसने गवारे ने समझा कि मेरी बहन का शौहर है और आज नहीं कल तो सुलह होनी है ना, तो वो ऐसा स्टेज पे पहुंचा देते हैं कि वो मामला जो आगे जाने की बजाय वो पीछे जाते खराब हैं, हो तो मतलब उनके ख़राब होते हैं। तो ज़्यादातर केसेज जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि 70% के करीब तलाक के केस जो है अदालतों में पड़े हुए हैं, और ज़्यादातर जो मैं समझता हूँ गलतियाँ बच्चियों की हैं। बच्चों में बर्दाश्त नहीं है। अगर मियाँ ने, ससुराल ने, सास ने, ससुर ने, किसी ने कुछ कह दिया, वो 2 मिनट के लिए बर्दाश्त कर ले, मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो अपनी अनाज समझती है, उसने एक बात की मैं 4 क्यों ना सुना लूँ, बात सिर्फ यहाँ आके ख़त्म होती है। तो मेरा जो मैसेज है उन माओं के लिए जिनकी बच्चियाँ जवान हैं, शादी करने जा रही हैं, कर दी है, तो बच्चियों को थोड़ा सा ये समझाएं कि बेटा जैसे हम किसी के सास ससुर बन के बैठे हैं, आप भी किसी जगह जा रही हैं तो वहाँ भी सास ससुर हैं, वो उसको आप माँ का और बाप का रुतबा देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपसे ज़रूर प्यार करेंगे और आपका असल घर जो है वो वही है, वहीं आपने दिल लगाना है। तो मैं समझ तो ये मामला ख़त्म हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें तो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं यार मैं पता नहीं क्यों कुछ फेसबुक, इंस्टा और इस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, तो मैं बार बार घूम घूम के वहीं पे आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस सब चीज़ों में इन चीज़ों का हाथ है, इसलिए कि लड़कियां जो है ना अपने आप को कटरीना कैफ और पता नहीं क्या कुछ समझने लगी है, क्योंकि यहाँ पे जब एक्टिव होती है तो आप यकीन करें एक आम सी मेरी जैसी सादा को भी वो अपने आप को ना करीना कपूर समझना शुरू कर देती, बिल्कुल आम शक्ल सूरत की हूँ। तो इस वजह से ना लड़कियों के ख्यालात बढ़ जाते हैं। अच्छा, अपनी एग्जांपल देने का मकसद ये होता है कि आप लोग नाराज़ ना हो। तो एक आम सी भी ना लड़की अपने आप को, उसके ख्यालात इतने ऊंचे चले जाते हैं कि वो ये सोचती है कि ठीक है ये रिश्ता ना भी निभा, यहाँ पे मेरे निभाव ना भी हुआ तो आगे तो बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूँ, जो रिश्ता आपका बन गया शादी का, निकाह का, और जो आपकी फैमिली ने बनाया है, आप यकीन करें इससे अच्छा रिश्ता आप भी नहीं बना सकती। जो आपके माँ बाप आपके लिए सोचते हैं ना, जो उनका तजर्बा है, क्योंकि कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करते। खुदा न खास्ता कभी हो भी जाता है, वो जाने अनजाने होता है, जान के नहीं होता, पर आप यकीन करें बड़ा हसीन और ख़ूबसूरत वो फ़ैसला करते हैं। और निकाह का एक जो मैं समझती हूँ, निकाह जब होता है उसके बाद जो आप पहले चाहे 10 सोच रहे हो ना कि भाई आपका किसी और से मोहब्बत का सिलसिला हो जाती है मोहब्बत, और आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो किसी और के साथ रह नहीं सकती, आप यकीन करें निकाह रिश्ता इतना खूबसूरत और हसीन है कि निकाह के बाद आपको अपने शौहर से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आपको दुनिया का कोई इंसान नज़र नहीं आता। पर हकीकत ये है कि आप औरत हो तो आपको मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा जी, समझने वाले समझ जाएंगे आज। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि आपको ये जो आप फाउंडेशन चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपसे आपका भी पूछना है ना कि आप लोगों को कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, क्या मुश्किलात पेश आती हैं, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, जैसे अब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था तो यकीन जाने के सुन के ना हमारे दिमाग के ना जो नसें हैं ना वो फटने लग गई थी, क्योंकि अवाम वैसे ही पहले परेशान थी और ये लॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू हुआ है तो उसमें तो और ज़्यादा टेंशन हो गई थी। और उसमें फिर हम तो बैठे नहीं थे बिल्कुल भी। अर्शरी फाउंडेशन की जितनी टीम है उसमें मैं, परवेज़ साहब हैं और माशाल्लाह से हमारी टीम है, ये सब अपना अपना काम सर अंजाम दे रही थी। उसमें ये था कि आपको मैं एक शॉर्ट बात बताती हूँ, हम लोग निकले रमज़ान की बात है, हम लोग रात में हम लोग अफ्तारी करके निकले, ठीक है, और हमारा बेटा भी हमारे साथ है। कहाँ से हम लोग घूमते 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 ये कुरंगी की तरफ पहुँचे, घर के आगे खड़े हैं, उनके घर के आगे खड़े, गन पॉइंट पे आ गए। यकीन जाने एक मेंटली तौर पे बंदा इतना परेशान है और क्या सोच के निकलता है। एक हेल्प के लिए हम निकले हुए हैं और हमने भी अपनी भी जान लटकाई क्योंकि बेरोज़गारी थी। आपको पता है ये भी हमारे माशरे में बहुत चल रहा है। गन पॉइंट पे आए, आके मोबाइल्स वगैरह, वॉलेट्स वगैरह लेके चले गए। हम रात सुबह के 4 बज गए हमें ये थानों में चक्कर लगाते हुए कि एप्लीकेशन वगैरह देनी है, इस तरह का ये सिलसिला हो गया।
यकीन जाने कि जब भी हमें रात में हमारे जो काम होते हैं ज़्यादा वो इसी तरह ही होते हैं, क्योंकि अमूमन लोग फारिग हो जाते हैं, जॉब से फारिग हो जाते हैं, फिर हमें रात में उन तक पहुंचना होता है। डिवोर्स का जो सिलसिला है उसकी भी जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो भी रात में होती है। नहीं, अक्सर ये होता है ना, जिस तरह के जो आपका काम है कि अक्सर खवातीन आ जाती हैं और वो भी थ्रेड हाँ। होता है आपको बहुत ज़्यादा कि भाई हमारी घर की औरत आ गई और आपने उसको सपोर्ट क्यों किया, आपने उसके साथ क्यों खड़े हुए हैं, ये तो इस हमारी तरह गैरत के पे बात इश्यू आ गई। आपको बिल्कुल पता है ना, गैरत पे तो बहुत जल्दी हम बिल्कुल लोगों की बात बिल्कुल आ बिल्कुल जाती इस है। तरह नहीं, इस तरह के मगर मसाइल होते हैं ये मसाइल इस तरह के बिल्कुल होते हैं, मगर ये परवेज साहब की कोशिश होती है कि सुलह सफाई से बैठ के जो बात होनी है ना उसका मज़ा कहीं और नहीं है। लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? अगर ये जैसे अब एक वालिद साहब वो आ गए हमारे पास, अब हमने उनके माशाल्लाह बेटे भी हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। अब इन्होंने यकीन जाने कि इन्होंने उनसे इतने आराम से कूल होके इन्होंने बात की, बच्चों से भी बात की, वालिद को भी समझाया, फिर उन तक पहुंचाया ताकि उनको माइंड ना लगे। हो जाता है मसला इस तरह भी हो जाता है कि हैपर हो जाते हैं कि वो थाने तक पहुंचते हैं, तो हम तो पहले ही कानूनी कार्रवाई अपनी जो हमारा सिलसिला होता है उस तरफ से हम रिलैक्स होते हैं कि ये इस तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेशुमार केसेस हमारे पास हैं। अगर हम अपने सोच को थोड़ा चेंज कर लें और उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करना चाहें, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हम अपने नाम पे कर लें, क्योंकि अपने बच्चों से तंग होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम अपने औलाद को कुछ नहीं देना चाह रहे हैं। इवन बीवियाँ शौहरों को मार के घर से निकाल देती हैं, बच्चे बेटियां बाप के गले पड़ जाती हैं। ऐसे ऐसी दिलखराश वाक़यात हमारे सामने हैं ना, तो वो मुझे एक चीज़ में मतलब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि बीवियां शौहर को मार के निकाल देती है। इस पे मुस्कुराहट इसलिए आई है कि मैंने तो अपनी माँ और नानी और दादी से एक ही बात सुनी थी कि शौहर का एहतराम करे। मैंने मतलब ये बचपन से सुनती आई हूँ। इतनी कौन बच्ची है जिनकी माएँ जो हैं ये तरबियत में बात नहीं सिखाती है। तो आज वो शौहर जो हैं, मिसाल बच्चे कराची में रह रहे हैं, आलिशान बंगले में रह रहे हैं, और जो वालिद हैं वो पंजाब की सड़कों पे, पंजाब की गलियों में, पंजाब के मिसाल बिल्कुल लोकल एरियाज़ में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों को सोने का नवाला खिलाया और हाई फाई एजुकेशन दी। आज वो तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इसमें एक केस नहीं है, बेशुमार केसेस हैं। और दूसरी बात आपने पूछा कि इस काम में थ्रेड यकीन करें जितने इस काम के अंदर थ्रेड हैं किसी काम में नहीं है। और हमें बाद का हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमने ये सिस्टम क्यों ज्वाइन किया, हम वेलफेयर क्यों कर रहे हैं। जिस तरह लोग अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, हम भी उस तरह की ज़िंदगी गुजारें, आलीशान ज़िंदगी गुजारें, एंजॉयमेंट करें, घूमें फिरें, होटलें करें। लेकिन फिर हम 2 लम्हे के लिए सोचते हैं कि असल लाइफ तो आने वाली लाइफ है, तो हम उसी के लिए कर रहे हैं। तो हम दुनिया के अगर मुकाबलत कर रहे हैं तो हमारे पास एक जिंदा मिसाल है और बहुत अच्छी मिसाल है सहाबा कराम की, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतनी तंग दस्ती में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि आज हम हमारे नाम के साथ जो मुसलमान लगा हुआ है, तो मैं समझता हूँ हमारी जहन्नम से आज़ादी का ये लफ्ज़ ही काफ़ी है। तो उन्होंने इतनी तंग दस्ती में इतनी मेहनतें करके इस्लाम को फैलाया, तो आज हम उनके नक्शे कदम तो चलना या जैसा बनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं ना। और दूसरी बात है कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन, हमारी सोच होती है कि अल शरीफ फाउंडेशन के तमाम डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल 8 to 1 मुकम्मल हों और कंप्लीट हों, किसी जगह रॉन्ग काम ना हमारा हो। इवन हमारा दस्तरखान होता है, वो भी 10 महकमों से हम उनकी NOC की बात करते हैं, उनको लेटर लिखते हैं, फिर जाके वो कहीं कहते हैं कि आप ये। अच्छा, जो आपका दस्तरखान है ये प्रॉपर रोज होता है या डेली की बुनियाद पे या कुछ ऐसा सिलसिला? नहीं जी, डेली की बुनियाद पे। इसमें हमारे साथ एक स्पेशली हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मर्क बिल्डर, उसको हम जो भी कहते हैं, शादी का हवाला हो और दस्तरखान का मैटर हो या कहीं भी हमारा मेन बजट का प्रॉब्लम होता है, तो अल्लाह के फजल करम से ऐसे वो नरम दिल इंसान हैं और अल्लाह पाक ने उनको बहुत सी खुदादाद सलाहियों से नवाजा हुआ है और वो हमा वक्त हमारे साथ हैं। कोरोना का मामला था, मैं समझता हूँ 1 लाख के करीब राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे साथ थे। और मतलब ऐसे हैं, अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया कि ये नहीं कि वो, हालांकि वो डिफेंस की पैदावार है, डिफेंस में रहना, हाई फाई प्रोफाइल उनका स्टेटस, लेकिन वो पानी के अंदर, जैसे लास्ट बरसात का मामला था, पानी के अंदर यकीन करो 5 उठाए हुए हैं, गंदगी गिलाजत और पैर नीचे रखने को दिल नहीं चाह रहा होता, ऐसी जगहों पे हमारे साथ होते हैं। खुदा तरस इंसान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी वजह से हम चल भी रहे हैं, हम काम भी करें। लेकिन हम अगर सरकारी महकमे में जाते हैं ना, तो लोग हमें थ्रेड करते हैं, वो समझते हैं कि शायद बिजनेस कर रहे हैं, उनसे मुख्तलिफ तरह की डिमांड्स कर रहे होते हैं। इवन हमारा 5 साल हो गए कमिश्नर कराची को हमने लेटर लिखा हुआ कि हमारे एम्बुलेंस की NOC हमें दे दी जाए, हमें मुख्तलिफ पॉइंट पर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। अभी तक वो प्रोसेस में वो नहीं मिल पाया। और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो मतलब कराची के जो हालात हैं उनकी भीड़ चढ़े हुए हैं, हमारे काम रुके हुए हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं
हमने काम करना है, हर हाल में काम करना है। और चूँकि हमने लाइफ वक़्फ़ कर दी, अब ये कि हमारा बेटा है वो हमारे साथ होता है, एजुकेशन के अलावा जो फ़ारिग टाइम है उसको हम अपनी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं साथ साथ, वो भी यूथ को लेके चल रहा होता है। ये मेरी वाइफ है, ये जनरल सेक्रेटरी अदारे की है, ये मेरे साथ चल रही होती है। देखें, जिसने मेहनत की होती है ना, एहसास उनको होता है, दूसरे लोगों को एहसास नहीं है कि इस मकाम पे आने के लिए हमने कितने जो है वो सख्तियाँ झेली हैं और कितनी तकलीफ़ों से निकल के आए हैं, और हमें किस तरह इंसानियत की खिदमत करनी है। और हम तो बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे काम, करना तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है लेकिन उसकी कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को भी मैसेज देते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका अल शरीफ है, माँ है, बहन, बेटी, बाप, किसी भी रिश्ते में है, वो हमारे लिए हाज़िर है, हम उसके लिए उसको वेलकम करते हैं। शादी का मैटर है, दस्तरखान का मैटर है, कोई भी प्रॉब्लम है, अल शरीफ फाउंडेशन उनके लिए उनको एनी टाइम वेलकम करेगा। और दस्तरखान इस वक्त शाह लतीफ़ टाउन का एक भरपूर एरिया है, गंजान आबादी है, कैदाबाद है, भरपूर तरीके से वहाँ दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, वो भी मर्ग बिल्डर के तावन से लगाए जा रहे हैं। इस तरह हम ये सिस्टम और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें वॉलंटियर्स की कमी है, कुछ और मामलात हैं, फंडिंग की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जिस तरह हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला काम को रुकने नहीं दे रहे, इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए, क्योंकि हमारे सेगमेंट का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। अच्छा जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैं लाइव आपके साथ 11 बजे तक हूँ। अभी स्टार्ट जो है वो मेरा 9 बजे शो होता है, और मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बात करूँ, इनके इदारे में के बारे में पूछूँ, इनकी फाउंडेशन के बारे में पूछूँ कि क्या क्या काम कर रहे हैं। आपको पता चल चुका होगा इन्होंने लॉकडाउन में और अभी भी ये लोगों को मंथली राशन भी उनके घर तक पहुँचाते हैं, ताकि उन लोगों को कम से कम जो एक चीज़ होती है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि रोटी ज़रूर खा लें वो लोग। तो ये लोग, इनकी कोशिश होती है, इनके इदारे की कोशिश होती है, जो हकदार हैं उनके घर तक राशन भी पहुँचे, एम्बुलेंस की भी सर्विसेज, और काफ़ी जो भी हमारी बातें हुई आपने यकीनन सुनी होंगी। और जो बेरोज़गार बच्चे हैं, कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब करें और किसी भी शोबे पे अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इनकी फाउंडेशन की वेबसाइट है जो इन्होंने बताई है, उस पर आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। अपने जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से आप इनसे बात करें, तो यकीनन इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। तो कहीं ना जाएं, अभी अगला सेगमेंट मेरा बाकी है, मैं 11 बजे तक आपके साथ हूँ। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।